हेलो एवरीवन। IC-814 द कंधार हाईजैक नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज के पीछे कई सारे विवाद और कई सारे यहां पे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ को लेकर के देश भर में विरोध हो रहे हैं। सरकार के द्वारा नेटफ्लिक्स को यहां पे समन किया गया और यहां पर इसमें जरूरी बदलावों के भी निर्देश दिए गए हैं। विवाद का यहां पे कारण क्या है? देखा जाए तो एक मुस्लिम यहां पर आतंकवादियों के ग्रुप के द्वारा भारतीय प्लेन के हाईजैक किए जाने की यह घटना 25 साल पहले की है, जिसमें हालिया समय में बनाई गई एक वेब सीरीज के कारण विवाद हुआ है। वेब सीरीज के पीछे यहां पे आतंकवादियों को हिंदू दिखाने की कोशिश की गई है। उनके सही नामों का यानी कि जो मुस्लिम नाम थे उनका चरित्र चित्रण भी नहीं किया गया है। एक तरीके से यहां पर यह भी लोगों के द्वारा विरोध यहां पर दर्ज किया गया है कि क्या यहां पर इस वेब सीरीज के माध्यम से कहानी और इतिहास को गलत तरीके से चित्रित करने की कोशिश की गई है और क्या यहां पर हिंदू आतंकी दिखाने की कोशिश की गई है। सरकार के द्वारा समन किए जाने के पश्चात नेटफ्लिक्स ने यहां पर एक्शन जरूर लिया है, लेकिन इस कहानी की सच्चाई क्या है? 25 साल पहले किस तरीके से यह विमान हाईजैक हुआ था, विमान को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों ने क्या मांगे रखी थी और उसके बाद भारत ने क्या क्या उस आतंकवादियों के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं यहां पर अंजाम दी, वो एक विभत्सकारी यहां पे कहानी रही है। लेकिन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके इतिहास को बदलने की कोशिश किसी भी तरीके से यहां पे मान्य नहीं होनी चाहिए। आज हम यहां पर इसी घटना का यहां पर विश्लेषण करेंगे। समझने का यहां पे आइए प्रयास करते हैं कि असल में हुआ क्या था उस दिन। देखा जाए तो यहां पर IC-814 सीरीज को लेकर के मिनिस्ट्री यहां पर नेटफ्लिक्स को यहां पर लगातार एक विवाद जो बढ़ा है उसको उन्होंने बोला है कि जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं आप उसको लेकर छेड़छाड़ ना करें, खासकर तथ्य और जो कहानी है उसको सही तरीके से चित्रित किया जाना चाहिए। और इसको लेकर के हम आइए समझते हैं कि उस दिन आखिर में हुआ क्या था। यह कहानी जो शुरू होती है इस प्लेन की जो घटना है तारीख 24 दिसंबर 1999 के दिन। जगह नेपाल का यहां पे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। उस एयरपोर्ट से एक विमान उड़ा, विमान जो है IC-814 था। यह विमान जो है काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए 176 यात्रियों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार होता है। सब कुछ सामान्य रहता है, विमान वहां से उड़ भी जाता है। IC-814 जैसे ही नेपाल को यहां पर छोड़ करके भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, हाईजैकर जो होते हैं बंदूक लेकर के सामने आ जाते हैं। पूरा विमान उनके कब्जे में हो जाता है और सभी यहां पर जैसे ही आतंकवादियों को देखते हैं उनकी सांसें यहां पर अटक जाती हैं। हाईजैकर जो होते हैं एक के बाद एक अपनी योजना को यहां पर एक एक करके आगे यहां पे बढ़ाना शुरू करते हैं और यहीं से शुरू होती है ये सीरीज कंधार हाईजैक की कहानी। इस सीरीज को नाम भी यही दिया गया है, वेब सीरीज को IC-814 द कंधार हाईजैक। और यहीं से पूरा मामला इसको बढ़ता है क्योंकि इस कहानी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जो चरित्र चित्रण किया गया वही यहाँ पर विवाद का कारण बन जाता है। कैसे किया गया है तो देखिए यहाँ पे जो सीरीज बनी है इसमें जो मूल मुद्दा यहाँ पर है जो हिंदू आतंकी दिखाने की कोशिश की गई है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस सीरीज को देखा तो अनुभव सिन्हा ने एक मिनी सीरीज यहाँ पर इसको बनाई है, एक वेब सीरीज। यहाँ पे जो डायरेक्टर है उनका नाम है अनुभव सिन्हा और नेटफ्लिक्स पर ये स्ट्रीम हो रही है और इस सीरीज में आतंकियों के नाम को लेकर के विवाद यहाँ पर छिड़ गया है। देखा जाए तो विमान को हाईजैक करने वाले जो आतंकी थे उन्होंने हिंदू कोड नेम यहां पे रखे थे और यही जो कोड नेम है जैसे कि चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर रखे गए हैं। विवाद देखा जाए इस बात को लेकर के है कि निर्माताओं ने कहीं भी आतंकियों के असली नाम क्या थे इसका उल्लेख नहीं किया है। यानी कि जो आतंकी थे जिस समय उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था उस समय वो एक दूसरे को कोड नेम से ही बुला रहे थे और कोड नेम के साथ, लेकिन इस सीरीज में उनके रियल नाम यहां पर प्रकाशित ना करना, कहीं भी उनका चित्रण ना करना, कहीं भी उनका नाम ना दिखाया जाना एक विवाद का कारण है। क्योंकि यहां पर इससे ये दिखेगा या हो सकता है कुछ समय के बाद जब इस वेब सीरीज को देखा जाए जिनको कंधार हाईजैक की असली कहानी ना पता हो उन इस वेब सीरीज को देखने के बाद उन्हें यही लगेगा कि आतंकवादी हिंदू थे और हिंदुओं ने यहां पर इस प्लेन को हाईजैक किया था। कहने का मतलब है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी। जो अगर आपने घटना को कुछ दिखाना ही है तो आप जो घटना थी जो यहाँ पर सबको पता है फिलहाल के समय में आपने उसको वही क्यों नहीं दिखाया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो घटना यहाँ पर देखिए जो प्लेन आपको हाईजैक हुआ था उसका पूरा रूट क्या था। देखिए रूट जो है विमान जो है हम देखते हैं 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू नेपाल से उड़ता है और 25 दिसंबर 1999 को यहाँ पर देखा है तो दुबई में यहाँ पर पहुंचता है। अब यहां पे देखिए किस किस रूट से निकलते हैं। काठमांडू से देखिए प्लेन उड़ता है नई दिल्ली,
की ओर, और नई दिल्ली से ये यहाँ पे दिखा तो प्लेन जो होता है आपको जाना चाहिए था नई दिल्ली, लेकिन ये चला जाता है अमृतसर। अमृतसर में यहाँ पे देखा जाए तो जो प्लेन होता है वो 7 बजे यहाँ पर लैंड करता है। उसके बाद यहाँ से आपको प्लेन उड़ता है और 8:01 पर लाहौर पहुंचता है, और लाहौर से फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये दुबई आपको निकल जाता है 1:32 AM पर। इस प्लेन को यहाँ पर देखा तो बीच में आपको कंधार में उतरना था, लेकिन यहाँ पर आपको कंधार में यहाँ पर रात का समय हो जाता है, प्लेन नहीं उतर पाता, इस कारण से ये दुबई चला जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए इस पूरी घटना में यहाँ पर कई सारे चरण थे, कई सारे विवाद के पहलू थे। पूरी घटना यहाँ पर देखा जाए तो फाइनली आपको देखा है तो दुबई से फिर ये आपको कंधार आ जाते हैं, 8:33 AM पर यहाँ पर पहुंच जाता है, और इस तरीके से पूरी घटना जो होती है कंधार में यहाँ पर प्रक्रियागत चीजें चलती रहती हैं। अब देखिए रियल जो नाम यहाँ पर था वर्ष 1999 के कंधार हाईजैक में 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जो अपहरणकर्ता थे उनके नाम थे इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर जैयद और शाकिर थे। और इन सभी के जो नाम यहाँ पर आपको देखा जाए ये चित्रित नहीं किए गए हैं, यानी कि अगर आपको दिखाना भी था तो आप डिस्क्लेमर में या स्टार्टिंग में या कहीं भी उनका नाम आपको जो मुस्लिम आतंकवादी थे उनको ये दिखाना चाहिए था विद इमेज। आपको इस सीरीज में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी वैद के अनुसार इस सीरीज में निर्माताओं के द्वारा संशोधन नहीं किए जाने पर इसे बैन कर देना चाहिए। यदि वहां पे परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इस वेब सीरीज में कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड आईएसआई और पाकिस्तान की भागीदारी को यहां पर अच्छे से नहीं दिखाया गया है, जबकि वो पूरी तरीके से खुलकर यहां पर इसमें शामिल थे। इस वेब सीरीज को कोई भी 20 वर्ष बाद अगर देखेगा तो उसे भ्रांति हो सकती है कि यह हाईजैकिंग हिंदुओं के द्वारा की गई है, और इससे एक गलत यहां पर आपको धारणा बनेगी। हिंदुओं के नाम आतंकवादियों के नाम क्यों रखे गए हैं, तो यहां पर देखा जाए तो आतंकवादी अपनी पहचान छिपाने के लिए यहां पे काल्पनिक नाम रखा करते हैं, और हिंदू नाम विशेष यहां पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और भारत विरोधी देखा जाए तो एक प्रोपोगेंडा भी यहां पे चलाना जैसी गतिविधियों के माध्यम से ये चीजें कई बार बढ़ावा चढ़ावा यहां पर, यानी कि आतंकवादियों को यहां पे हिंदू भी दिखाने की कोशिश यहां पर की जाती है कि आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम नहीं यहां पे बल्कि हिंदू भी हो सकता है। इस तरीके से भी इसे कई बार क्रिएट करने की कोशिश यहां पर आतंकवादियों के द्वारा की जाती है। तो ये सारा यहाँ पे जो डेवलपमेंट यहाँ पर है, या हिंदुओं के जो आतंकवादियों के द्वारा जो हिंदू या नाम यहाँ पे इस तरह रखे जाते हैं, उनके पीछे की कुछ मंशा यहाँ पर उनकी होती है कि किस तरीके से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, या फिर यहाँ पर देखा जाए अपने नाम को छिपाना, बहुत आसानी से घुल मिल जाना। तो ये सारी गतिविधियां यहाँ पर उनके दिमाग के पीछे यहाँ पर चलती रहती हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि इस घटना के बाद हुआ क्या था, ये जो हाईजैक हुआ था उसके परिणाम यहाँ पे क्या निकल कर आते हैं, कहानी यहाँ पे आगे कैसे बढ़ती है। तो 4 दिसंबर 1999 को फ्लाइट IC 814 हाईजैक कर लिया गया, और इस हाईजैक के बारे में यहाँ पे देखा है फ्लाइट को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों ने यहाँ पे हाईजैक किया था। फ्लाइट IC 814 में 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर यहाँ पे सवार होते हैं। आतंकियों ने भारतीय जेलों से करीब 35 आतंकियों को छोड़ने के लिए एक डिमांड यहाँ पर रखी, साथ ही कैश के रूप में 1488 करोड़ रुपए की देने की मांग भी की थी। भारत ने सभी मांगों को न मानते हुए सिर्फ 3 आतंकियों को रिहा करने की बात यहां पर कही थी, और आतंकियों की जो रिहाई के बाद 31 दिसंबर 1999 को पैसेंजर्स को इंडिया यहां पर लाया गया था। तो ये पूरी कहानी यहां पर घटित हुई, डिमांड रखी गई, बातचीत चली, उनके द्वारा क्या माना गया, स्वीकार किया गया, 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया, और उन आतंकवादियों के द्वारा भारत को बहुत ही बड़े बड़े यहां पर आगे चल करके हमले किए गए। कौन थे ये 3 आतंकी जिनको भारत सरकार के द्वारा छोड़ा गया था? तो यहां पर अगर आप देखें, एक था मसूद अजहर, दूसरा है मुश्ताक जरगर, और तीसरा था उमर शेख। अब अगर हम यहां पे देखें तो जैश ए मोहम्मद, जो मसूद अजहर है, ये जैश ए मोहम्मद के नए सिरे से संगठित इसने किया। संसद पर जो हमला किया गया 2001 में, मुंबई में हमला किया गया 2008 में, पठानकोट हमला 2016 का, और यहाँ पे पुलवामा जो हमला 2019 का, ये सभी इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है, जो इतने आगे चल के हमें इतने बड़े बड़े घाव मिले, इस मसूद अजहर के कारण ही मिला। दूसरी तरफ मुश्ताक जरगर, जो अनंतनाग हमला 2019 में और कश्मीर ग्रेनेड अटैक 2017 का 2 बड़े हमले इसके द्वारा किए गए, और उमर शेख के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की 2002 में यहाँ पर हत्या की गई।
इस तरीके से किसी भी कहानी को दिखाया जाना गलत नहीं है, लेकिन गलत चित्रण किया जाना जिसका प्रभाव आगे चल के निगेटिव इम्पैक्ट समाज पे डाल सकता है, वो यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से घटनाओं को यहाँ पर जांचने और पड़तालने और सही तरीके से प्रस्तुत किए जाने की यहाँ पे जरूरत है। फिलहाल आज के समय में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।